ये तस्वीरें आपके सामने है। आर्यन खान को एक दिन की एनसीबी कस्टडी। वैसे हमारे संवाददाता जो जानकारी दे रहे थे कि कल से ही लगातार वह एनसीबी ने हिरासत में लेकर रखा था। लंबी चौड़ी पूछताछ आर्यन खान 23 साल के शाहरुख खान के बेटे से की गई है और यकीनन यहां पर एनसीबी का पक्ष मजबूत रहा। यही वजह रही कि बेल के बजाय एनसीबी की कस्टडी देने का फैसला किया गया है। यहां पर कोर्ट से अपनी बात को आगे बढ़ाए सौरभ, एक बार फिर से मैं जानना चाहूंगी, चूंकि जो बाकी के दो आरोपी हैं अरबाज और मुनमुन, उनके ऊपर ड्रग्स रखने के आरोप लगे हैं और आर्यन के ऊपर ड्रग्स के सेवन के आरोप लगे हैं। उसके बावजूद अगर उनको एनसीबी की एक दिन की कस्टडी मिल जाती है तो इसके मतलब क्या निकाले जाए? देखिए, एनसीबी सोर्सेज से जैसे ही जब कोर्ट शुरू होने वाली थी उसके पहले ही हमने बात की, तो एनसीबी का क्या कहना है चित्रा कि एक बहुत ही बड़ा गैंग है। ये एक पूरे दोस्तों का गैंग है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक ये सारे दोस्त थे और ये शिप पर इन्होंने पार्टी करने का पूरा प्लान बनाया। उन्होंने ड्रग पेडलर्स के कांटेक्ट किया, ड्रग पेडलर्स के थ्रू उन्होंने ड्रग को प्रोक्योर किया। अब अगर साफ तौर पे मैं बता दूं कि काफी ज्यादा रिकवरी एनसीबी ने दिखाई है। एनसीबी का कहना है काफी ज्यादा चरस, कोकेन, एमडीएमए, मेफेड्रॉन की गोलियां, ये सारी चीजें रिकवर हुई है। तो उनका कहना है और एक और बात, 1 लाख से ज्यादा का कैश भी उनके पास से मिला है। तो उनका कहना है ये फुल प्लान एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी ड्रग पेडलर्स के साथ कांटेक्ट में आके ड्रग्स को कंज्यूम करना एक क्रूज शिप पर। तो एक वेल ऑर्गेनाइज ये पूरा क्राइम है और हमने इसको प्रॉपर टिप ऑफ मिली थी, हमें एक एविडेंस मिला था। हमारी 23 लोगों की टीम उस शिप पर मौजूद थी और इन सारे आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा है। अब शायद ये अगर बेलेबल ऑफेंस हो फिर भी इसमें 2 दिन की पुलिस कस्टडी यानी कि एनसीबी कस्टडी आराम से दी जा सकती है। ये आर्ग्यूमेंट पीपी ने रखी। लेकिन एडवोकेट सतीश मानी शिंदे का आर्यन खान को लेकर साफ तौर पे कहना है, क्योंकि इस केस में काफी ज्यादा हाइप किया जा रहा है क्योंकि वो सेलिब्रिटी के बेटे हैं, उनका ये भी कहना है कि आर्यन खान के पोजीशन में कुछ नहीं मिला है। उनका ये कहना है कि जो अरबाज मर्चेंट है और मुनमुन धमेचा है, उनके पोजीशन में ड्रग्स मिला है। आर्यन ने ड्रग्स नहीं लिया, आर्यन ने कंज्यूम किया है। अब देखिए, कंजम्पशन की रिपोर्ट अभी तक एनसीबी के पास नहीं है, तो उन्होंने ये कहा है कि आर्यन अभी तक इस केस में जो गुनाह उसके खिलाफ नहीं होता, इसलिए आप इसको बेल ग्रांट कर दे। लेकिन साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि 1 दिन की कस्टडी दे दीजिए क्योंकि कल 2 से 2:30 बजे के बीच में इसकी बेल हियरिंग हम कर सके। देखिए, टेक्निकली तौर पे चित्रा में अगर आपको समझाओ, अगर आज सतीश माने शिंदे जो है बेल के लिए अप्लाई करते तो पहले क्या होता कि पहले आर्यन को जेसी दी जाती, जेसी के बाद बेल एप्लीकेशन किया जाता। बेल एप्लीकेशन में जो एनसीबी का जो पक्ष है वो रखा जाता है कि क्या आरोपी को बेल दिया जाए या ना दिया जाए। जाहिर तौर पे एनसीबी क्या कहती कि हमें 1 या 2 दिन का समय दीजिए, उसके बाद हम जो है अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। तो वो 1-2 दिन के लिए आर्यन खान को किसी आर्थर रोड जेल या तलोजा जेल में काटने पड़ते। तो इसके लिए ये क्या हुआ कि अब एनसीबी की कस्टडी मिल गई है, यानी कि आर्यन खान अब जेल तो नहीं जा सकते। तो एनसीबी की तो अब आर्यन खान एनसीबी की कस्टडी में अपनी रात काटेंगे। और दफ्तर की क्या हम वहां पर अरविंद ओझा मौजूद हैं? अरविंद सामने ही लिफ्ट है, एनसीबी का ये दफ्तर दूसरी मंजिल पर लेकर जाएगा। बोलिए। जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो 3 आरोपी हैं, आर्यन जो शाहरुख खान के बेटे हैं, उसके अलावा अरबाज मर्चेंट, उसके अलावा मुनमुन, तीनों को यहाँ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में लाया गया है। और आप देख पा रहे हैं जो मुंबई पुलिस की जो टीम थी जो एस्कॉर्ट कर रही थी बकायदा, क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल मामला है, इस वजह से एस्कॉर्ट रही थी। तो तीनों ही आरोपी अंदर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम इस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो चुके। ऊपर की तरफ आपको जाते हुए भी दिखाई देंगे अब से कुछ देर पहले। अब यहाँ पर पूछताछ होगी। जो आगे की कड़ियां हैं, 1 दिन की पुलिस कस्टडी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में रहेंगे जो तीनों आरोपी। तो अब तीनों आरोपियों से यहाँ पर पूछताछ होगी। जाहिर सी बात है, कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जाएंगी चित्रा। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच की बात करें तो वो इसी तरीके की जांच करती है, यानी अगले 24 घंटे में, यानी अगले कुछ घंटों में आपको किसी ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी सामने आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि इस पूरे केस को अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बड़े लेवल पर कनेक्ट करने की बात कर रही है। और ऐसा जो डीजी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो थे प्रधान, उन्होंने सुबह आज तक से बातचीत में इस बात का जिक्र किया था चित्रा। तो अब धीरे धीरे करके जो केस है उसको बड़ा करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल इनसे पूछताछ की जाएगी। और इस वक्त बड़ी खबर यह है, एनसीबी दफ्तर वापस आ गए हैं आर्यन। अब यहाँ से आगे क्या होगा?
अब रात भर दूसरी मंजिल पर जो रूम है क्या उसी में रहेंगे? पूछताछ आगे की कब बढ़ेगी? कितने वक्त तक कल एनसीबी की कस्टडी में रहेंगे? जरा विस्तार से बताइए और उस कमरे के बारे में भी जानकारी दीजिए, क्योंकि इसके पहले रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती के मामले में भी हम सब ने देखा था वहां पर किस तरह की लंबी चौड़ी पूछताछ हुई थी। उसके बारे में बताइए अरविंद आप, अब आगे यहां से क्या होना है अरविंद? जी बिल्कुल चित्रा, मैं आपको सीधे पहले तस्वीर दिखाता हूं। देखिए ये जो 3 आरोपी हैं, ये जो मुख्य गेट है ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुख्य गेट है। बाहर मुंबई पुलिस के तमाम जवान आपको दिखाई देंगे। चूंकि काफी हाई प्रोफाइल मामला है इसलिए सुरक्षा यहां पर बढ़ा दी गई है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो एंट्री गेट है उसको बैरिकेड से घेर दिया गया है। जो बिल्डिंग है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का चित्र है, इसकी पहली मंजिल पर तमाम सीनियर ऑफिशियल बैठते हैं और यहीं पर एक हवालात है। जो तीनों आरोपी हैं उनको हवालात में रखा जाएगा। पहले भी यहां पर रखा गया था और अरेस्टिंग के बाद अब चूंकि कस्टडी मिल चुकी है 1 दिन की, लिहाजा अब इनको यहाँ रखा जाएगा और 1 दिन की कस्टडी में ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम तमाम वो सवाल पूछना चाहेगी जो अदालत में जिसके बारे में जिक्र किया गया था। तो वो तमाम सवालात पूछे जाएंगे। कौन ड्रग्स पेडलर है, किस ड्रग्स पेडलर के जरिए ड्रग्स आया था उस क्रूज में, जो ड्रग्स बरामद हुआ है, जो रिकवरी दिखाई गई है, वो ड्रग्स रिकवर जो ड्रग पेडलर है वो कौन है। और आपको बता दूं कि जब गिरफ्तारी हुई आज ही मुंबई के अलग अलग इलाकों में चित्रा जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है उसने छापेमारी की है, ड्रग पेडलर को तलाश रही है। उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजर हैं, 6 ऑर्गेनाइजर हैं जिनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने सम्मन किया है, तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा जिस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने कहा है कि इसमें अभी 5 अहम गिरफ्तारियां होनी है, तो वो गिरफ्तारियों की भी कोशिश की जाएगी। और ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच का तरीका है। पहले वो अगर किसी आरोपी को गिरफ्तार करना होता तो पहले गिरफ्तार करती है, उसके बाद उसमें ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया जाता। तो एक एक करके जो पूरी कड़ियां हैं वो जोड़ी जाती हैं कि अगर कोई ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है तो वो कहां से ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है, किस ड्रग पेडलर से उसने ड्रग्स खरीदी, उस ड्रग पेडलर तक पहुंचा जाता है। अगर कोई पार्टी होती है तो पार्टी ऑर्गेनाइजर कौन था, वहां पर ड्रग्स कैसे पहुंची। तो ये तमाम वो चीजें हैं जो जोड़ने की कोशिश की जाएगी। जो 3 आरोपी हैं उनसे तो पूछताछ की ही जाएगी इस बिल्डिंग में। यही बिल्डिंग है, आपको दिखाना चाहेंगे कैमरामैन संजय कि ये जो पहले मंजिल पर बिल्डिंग है, यही हवालात में जो तीनों आरोपी हैं और बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को इसी हवालात में आज की रात गुजारनी होगी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो अफसर हैं उनके सवाल जवाब करने होंगे। आपको बता दूं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई के जो चीफ है समीर वानखेड़े, वो भी अब इस बिल्डिंग में पहुंच चुके हैं। उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया था और बेहद सीक्रेट ऑपरेशन चलाया गया था। और बताऊं इस ऑपरेशन की कहानी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से डीजी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने आज तक को बताया चित्रा की बकायदा इस जो ये समंदर में ड्रग्स पार्टी है, रेव पार्टी, इसकी जानकारी मिल गई थी पहले से ही। 15 दिनों तक तैयारी की गई। 22 नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के जो अफसर थे वो सिविल ड्रेस में पैसेंजर के तौर पर, एक यात्री के तौर पर उस क्रूज पर पहुंचते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया था कि यहाँ पर ड्रग्स की खपत होगी। और उसके बाद जैसे ही वहां पर पार्टी शुरू होती है और वहां पर ड्रग्स की बंदरबात होने लगती है, तुरंत जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर वो छापेमारी करने लगते हैं। लोगों को हिरासत में लिया जाता है। हालांकि 1800 लोग इस पार्टी में शामिल थे, लेकिन जिनके खिलाफ एविडेंस मिले, जिनके पास से ड्रग्स की रिकवरी हुई, उन सबको हिरासत में लिया गया। और फाइनली जो शाहरुख खान के बेटे हैं आर्यन खान, उनसे पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। उनके जो करीबी मित्र हैं अरबाज सेठी मर्चेंट, उनको गिरफ्तार किया गया, मुनमुन को गिरफ्तार किया गया। लेकिन यहाँ आपको बताना चाहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है चित्रा कि ठीक है, मैं फौरन आती हूँ। जो जरूरी बात है उसके लिए सौरभ वक्तानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्वा भी हमारे साथ मौजूद है शाहरुख खान के घर के बाहर से, जहां पर सन्नाटा फैला हुआ है। पूर्वा, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले सौरभ, क्या और जानकारी, चूंकि वो कौन कौन से सवाल हैं जिनका जवाब लेना अभी इन तीनों से ही बाकी है एनसीबी की टीम को, वो सोर्स, वो लिंक्स आखिर क्या है, कहां से ये ड्रग्स आई, क्या वो तमाम सवाल और उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश के तहत ही एनसीबी के लिए ये 1 दिन की रिमांड महत्वपूर्ण हो जाती है ताकि ज्यादा जानकारी इकट्ठा की जा सके। सौरभ,
बिल्कुल चित्रा, ये एक दिन की रिमांड काफी ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि देखिए इसके पहले जिस तरह जब इन सभी आरोपियों को कोर्ट में लाया गया, उससे पहले ही एनसीबी की एक दूसरी टीम मुंबई के अलग अलग जगहों पे, ना सिर्फ मुंबई में लेकिन नवी मुंबई के बेलापुर में भी पहुंच चुकी थी और वहां पर छापेमारी लगातार चल रही है। अब देखिए ये कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं थी। मुंबई से लेकर दिल्ली तक ये जो 8 लोग हैं जिनको डिटेन किया गया था कल, जिनमें से 3 लोगों को अब गिरफ्तार किया गया है, वो सारे के सारे जुड़े हुए थे और वहां पर वो ड्रग्स लेकर आए हुए थे। उन्होंने ड्रग्स अलग अलग जगहों पर छुपाकर इस शिप के अंदर लाए हुए थे। तो इस ड्रग्स को किस तरीके से प्रोक्योर किया गया, उन ड्रग पेडलर्स के साथ किस तरीके से टच में थे, क्योंकि देखिए 3 और बाकी के जो 5 आरोपी हैं उनके सारे जो मोबाइल फोन्स है वो जब्त हो चुके हैं, जो चैट्स है वो लिए जा चुके हैं। उनमें जो ड्रग पेडलर्स से जो उन्होंने बात की है वो भी साफ तौर पे सामने आ चुकी है। अब ड्रग्स पेडलर्स को भी अरेस्ट किया जाएगा। सबसे अहम बात कि ये जो ड्रग पेडलर्स है वो और किन लोगों को सप्लाई करते थे ड्रग्स, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अब आर्यन खान और बाकी के जो 2 आरोपी है वो आज की रात एनसीबी की कस्टडी में बिताएंगे। आज की रात एक्सचेंज बिल्डिंग है जो बलाट पियर में, वहां पर वो गुजारेंगे। दूसरी सबसे अहम इंफॉर्मेशन जो आपको देना चाहेंगे, एनसीबी के सोर्सेज ने जिस तरीके से अभी अरविंद बचा रहे थे कि ये जो ऑपरेशन था वो काफी ज्यादा सीक्रेट था। 15 से 20 दिन तक सिर्फ समीर वानखेड़े और दिल्ली के जो टॉप बॉसेस है उनके साथ वो टच में थे। मुंबई के जो निजी अफसर थे, जो 20 अफसर जो उस शिप पे गए, उनको कल सुबह 9 बजे तक ये भी नहीं पता था कि किन आरोपियों के ऊपर उन्हें रेड डालनी है। तो इतना सीक्रेट हुआ, उनको एक लिफाफा किया गया, उसके बाद उनको इंफॉर्मेशन दी गई और उसके बाद ये सारी रेड कंडक्ट की गई है। अब बाकी के रहा सवाल, बाकी के जो 5 लोग हैं उनको कब अरेस्ट दिखाया जाएगा। तो जो एनसीबी सोर्सेज है उन्होंने हमें ये बताया कि शायद हो सकता है कल उनको किला कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए और जो बेल एप्लीकेशन है, जो बेल हियरिंग है आर्यन खान और बाकी के 2 आरोपियों की, वो कल 2 से 2:30 बजे किला कोर्ट में सामने आएगी। ठीक है, ये बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं और अरविंद आपके पास आते हुए चूंकि जो जानकारी सौरभ बख्तानिया ने भेजी थी उसके कुछ लाइन मैं यहां पर दर्शकों को बताते हुए, कोर्ट में सरकारी वकील अद्वैत सेठना की ओर से कहा गया कि एनसीबी की तरफ से आर्यन खान, अरबाज और मोहम्मद धमीजा की रिमांड मांगते हैं। आरोपियों के पास से जो व्हाट्सएप चैट मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है और इसके अलावा प्रतिबंधित ड्रग्स की भी बरामदगी हुई है, उसके सोर्स और लिंक्स खंगालने की जरूरत है। यानी कि जो ड्रग पैडलर हैं अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं मुंबई के, अब एनसीबी की कोशिश यहां से होगी कि इन तीनों से पूछताछ करके उन लोगों तक पहुंची जाए। और इसके अलावा जिन 5 और आरोपियों को हिरासत में लिया गया था, क्या यह माना जा सकता है कि आगे आने वाले वक्त में अगर उनके खिलाफ सबूत मिलते हैं तो उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी? जी बिल्कुल, अगर उनके खिलाफ सबूत मिलते हैं तो उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और जब अदालत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम चित्रा अगर ये कहती है कि हमें 5 लोगों की गिरफ्तारी करनी है और जल्द वो गिरफ्तारी होगी, तो इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं। लेकिन आपको यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि लगातार यहाँ पर आरोपियों से पूछताछ हो रही थी, तो दूसरी टीम जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम, वो मुंबई के अलग अलग इलाकों में रेड कर रही थी ड्रग पैडलर्स की गिरफ्तारी के लिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये जो पूरा ऑपरेशन है, जैसा कि सौरभ भी बता रहे थे, सीक्रेट ऑपरेशन रखा गया, लंबा ये ऑपरेशन है। और आपको बताऊं कि जो ये पार्टी थी, ये बहुत हल्की पार्टी नहीं थी। एक शख्स की एंट्री 60,000 से लेकर तकरीबन 1 लाख की थी। आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं चित्रा की कितनी हाई प्रोफाइल पार्टी थी। और 1800 लोग इसमें शामिल हुए थे। बहुत से ऐसे लोग थे जिनको टिकट भी नहीं मिला था। तो ये वो पार्टी थी, बेहद हाई प्रोफाइल पार्टी, ऑर्गेनाइजर भी बहुत हाई प्रोफाइल है। तो उन सबको बुलाया जाएगा, तमाम वो कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जाएगी। और इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी हाई प्रोफाइल पार्टी थी कि जिसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे खुद भी पहुंचे थे, उनके दोस्त भी पहुंचे थे और जो शिप को ऑपरेट करते हैं उन तमाम लोगों को भी बुलाया गया था। एक और बात मैं अरविंद आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन इसके जवाब के लिए मैं आऊंगी, चूंकि पिछले अगर 1 से 1.5 सालों में हम देखें, खासतौर से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद, तो एनसीबी का जिस तरह का रुख रहा है और खासतौर से बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों से जो पूछताछ की है, ये जो एक चेंज आया है उसके बारे में मैं आपसे चाहूंगी जानकारी। लेकिन पूर्वा, मैं चाहूंगी कि जरा आप, चूंकि शाहरुख खान के बंगले के बाहर आपकी मौजूदगी है, बहुत देर से आप वहां पर खड़ी हुई हैं, क्या कोई लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं? शाहरुख खान कहाँ हैं? उनका कोई भी पक्ष इस पूरे मामले में सामने आ पाया है क्या? कोई भी जानकारी पूर्वा? जी, जैसे कि आपने कहा कि शाहरुख खान का जो बंगला है मन्नत, वहीं पे हूँ मैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल मतलब सड़क भी खाली है, कोई हलचल नहीं है।
और यहाँ पे जैसे कि कहा गया था कि सुबह को जब ये आर्यन खान की खबर आई थी बाहर, तब 2 गाड़ियां बंगले से बाहर निकलते हुए गई थी, लेकिन वो गाड़ियां अभी तक बंगले में आई नहीं है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फिलहाल कोई भी हलचल मौजूद नहीं है। और शाहरुख खान की अगर बात करें तो हमें ये जानकारी मिली है कि जब से ये खबर आई है तब से शाहरुख खान एनसीबी के ऑफिशियल्स के साथ संपर्क में थे। और अभी तो जैसे कोर्ट में भी उनकी पेशी हुई है, और अभी जैसे हमें पता चला है कि एक दिन की उनको एनसीबी में एक रात उनको रहना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे फैमिली की तौर से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई जारी किया गया नहीं है। और शाहरुख खान की अगर बात करें तो शाहरुख खान की जो मूवी थी पठान, जिनके शूटिंग के लिए वो स्पेन जाने वाले थे, वो भी उन्होंने अभी आगे टाल दी है, क्योंकि ये बड़ा मामला था, उन पे चार्जेस भी बड़े थे। लेकिन जैसे कि अभी कोर्ट ने उनको 1 दिन का एनसीबी का रिमांड दिया है, तो अभी फैमिली की साइड से अगर अभी तक तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई भी जारी किया गया नहीं है, तो यहाँ पे फिलहाल कोई भी ज्यादा हलचल दिखाई दे नहीं रही है। जो 2 गाड़ियां सुबह गई थी वो अभी तक बंगले के यहाँ पे लेकिन आई नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया पूर्वा। फिलहाल के लिए आगे भी जानकारी के लिए मैं आपके पास आती रहूंगी, आप जानकारी इकट्ठा कीजिए। सौरभ, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार फिर से अरविंद ओझा आपके पास चलते हुए, चूंकि लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी है। अरविंद, कोई बाहर निकल रहा था, आप उनसे पूछताछ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये जो बॉलीवुड में ड्रग्स का दलदल बीते 1-1.5 सालों से निकलकर सामने आया है, बड़े बड़े लोगों से पूछताछ की गई है एनसीबी के अधिकारियों की ओर से। कुछ लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, जरा बताएं किस तरह की जानकारी मिल रही है। अरविंद जहां पर मौजूद है, जरा वहां की तस्वीरें आप दिखाते रहिए। अरविंद जी देखिए, जी बिल्कुल, देखिए कई लोग यहाँ पर चूंकि हिरासत में है, तो बहुत मुमकिन है कुछ के रिलेटिव है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर। चित्रा, जैसा कि आपने पूछा कि दरअसल ये जो सिलसिला शुरू हुआ, खासकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पहले भी एक्टिव थी, लेकिन ड्रग्स पैडलर पर शिकंजा कसना तब शुरू हुआ जब सुशांत सिंह राजपूत, जो बॉलीवुड के एक्टर थे, उनकी मौत हुई। उसके बाद फिर एक के बाद एक व्हाट्सएप चैट आने का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद उस वक्त जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चीफ थे राकेश अस्थाना, फिलहाल मौजूदा दिल्ली पुलिस के पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने बकायदा एक टीम बनाई थी, और टीम बनाई दिल्ली और मुंबई में खासतौर पर रेड की गई। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है, उसके जो मुंबई के चीफ है समीर वानखेड़े, उनको माना जाता है बेहद सख्त और बेहद ईमानदार ऑफिसर के तौर पर। और पहले भी जब वो दूसरे डिपार्टमेंट में रहे थे तो बॉलीवुड पर उनकी खास नजर रहती थी। तो ऐसे में जो ये ऑपरेशन चलाया गया, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकती हैं कि जितने भी ऑपरेशन में ऑफिसर शामिल थे, सभी का मोबाइल फोन रख लिया गया था, और उसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, क्योंकि बॉलीवुड के लोगों की कनेक्टिविटी कई जगहों पर है। हालांकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब वहां पर रेड होगी तो शाहरुख खान के बेटे की मौजूदगी भी वहां पर होगी। कुल मिलाकर 1800 लोग की ये पार्टी थी। पार्टी की जानकारी पहले से ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को मिल चुकी थी। उसके बाद बकायदा जो दिल्ली में अफसर है उनको लूप में लिया गया, जो मुंबई में अफसर है अंजाम दिया गया, और इसी वजह से इस तरह की कामयाबी भी हाथ लगी है। अरविंद, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन एक और सवाल, देखिए आज की इस खबर पर पूरे बॉलीवुड की नजर होगी, क्योंकि आर्यन खान कोई एक साधारण शख्स नहीं है। शायद इसी वजह से उनको स्पेशल तरीके से इनवाइट किया गया था क्रूज पर। उनके पास बोर्डिंग पास भी नहीं था, उसके बावजूद इनकी एंट्री हो गई, और यकीनन वो शाहरुख खान के बेटे हैं, तो उनको उस तरह से ग्रैंड वेलकम भी वहां पर किया गया था। लेकिन इन बड़े बड़े लोगों को इस बात को भी समझना होगा कि अगर इस देश में कुछ चीजें बैन है, तो फिर अगर उसका लुत्फ उठाते हैं आप कहीं पर, तो उसका खामियाजा आपको कैसे भुगतना होगा। और शायद वही इस समय आर्यन खान के साथ हो रहा है, क्योंकि सभी की नजरें उनके साथ, अरबाज भी हैं, मुनमुन भी हैं, लेकिन सबकी जुबान पर कह रही है शाहरुख खान के बेटे का क्या होगा, वो आगे क्या जाएंगे, बच जाएंगे, रात भर रहेंगे। एक और सवाल का जवाब अरविंद, चूंकि बहुत सारे लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी है, क्या घर से खाना आ सकता है, उन लोगों को दिया जा सकता है, या फिर एनसीबी के ही अधिकारी तय करेंगे कि क्या खाना है, क्या पीना है, कहां पर उनको रहना है। और इस दरमियान वो कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल होंगे अरविंद, जिसका जवाब तलाशने की कोशिश एनसीबी की ओर से की जाएगी। और बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बच्चे को अगर इस तरह से यकीनन उन लोगों का नाम सामने आता है, तो बॉलीवुड की इमेज पर, जिसको लेकर बीते 1.5 सालों से चर्चा है, वो कितना असर डालती है।
देखिए बॉलीवुड की इमेज की बात करें तो जब पिछले अगर साल की बात करें तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने जब छापेमारी करनी शुरू की थी और एक के बाद एक बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियों को इसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर बुलाया जाने लगा तो उस पर जमकर राजनीति भी हुई थी, आरोप प्रत्यारोप भी हुए थे। लेकिन ये वही बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बिल्डिंग में ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने फरदीन खान, उस वक्त के जाने माने एक्टर थे, फरदीन खान को भी गिरफ्तार किया था। इसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में पिछले साल सारा श्रद्धा अली खान जैसी बॉलीवुड की नामचीन जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है वो भी आई थी। दीपिका पादुकोण को भी आपने देखा था, उनसे भी पूछताछ की गई थी, तमाम तरह के व्हाट्सएप चैट मिले थे। तो अगर बात की जाए कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम की तो बॉलीवुड के लोगों से लगातार पूछताछ होती, कई टीवी जो एक्टर एक्ट्रेस है उनको भी गिरफ्तार किया गया था। डॉली जो हास्य कलाकार है उनको भी गिरफ्तार किया था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने और यहीं पर रखा गया था। तो अब यहाँ पर फिलहाल जो अभी तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी पिछले 2 साल की अगर बात करें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम की तो मानी जा रही है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की, क्योंकि शाहरुख खान अपने आप में एक बड़ा नाम है। और अगर बात की जाए, जैसा आपने एक और आखिरी जवाब देना चाहूंगा, स्पेशल इनवाइटी के तौर पर देखिए, स्पेशल ऑर्गेनाइजर है वो स्पेशल इनवाइटी के तौर पर कई तरह के गेस्ट बुलाते हैं और लंबी चौड़ी फेहरिस्त थी इस पार्टी में जो परफॉर्म करने वाले थे कलाकार, उनकी लंबी चौड़ी फेहरिस्त थी। लेकिन चूंकि जो यंग लोग हैं वो ज्यादातर इन पार्टियों में जाते हैं, खासकर रेव पार्टी में, तो ऐसे में उनके लिए सेंटर फॉर अट्रैक्शन के तौर पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को रखा गया था। और ऐसा उन्होंने खुलासा भी किया है पूछताछ में, बाकायदा आज तक को एनसीबी के अधिकारी ने बताया भी था कि उन्होंने बताया कि वो गेस्ट के तौर पर गए थे। अदालत में भी इस बात का खुलासा हो गया। सतीश मानसिंदे ने कहा कि उनके पास बोर्डिंग पास नहीं था, हालांकि बहुत ज्यादा वो इंपॉर्टेंट नहीं रखता है क्योंकि खुद जो क्रूज है उस क्रूज में से पकड़े गए थे और न सिर्फ वो पकड़े गए, उनके दोस्त पकड़े गए और जैसा एनसीबी का दावा है कि ड्रग्स की भी रिकवरी हुई है। तो फिलहाल जो आर्यन खान है, जो शाहरुख खान के बेटे हैं, इसी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर है, इसी के हवालात में उनकी रात गुजरेगी। न सिर्फ गुजरेगी बल्कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तमाम जो सीनियर अफसर हैं उनके सवालों का सामना भी करना पड़ेगा। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जिस तरह से दावा है अदालत में कि 5 और लोगों को गिरफ्तार करना है, पूरी कड़ियां जोड़नी है, तो ये देखना होगा कि अब आने वाले वक्त में, आने वाले कुछ घंटों में किसकी गिरफ्तारी होती है। क्या कोई ड्रग पेडलर गिरफ्तार होता है या फिर कोई ऑर्गेनाइजर में से हो सकता है, वो कौन हो सकता है वो देखने वाला होगा। और अगर किसी और की भी गिरफ्तारी होती है, कड़ियां और लंबी जुड़ती हैं, तो फिर अदालत में हो सकता है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वो एविडेंस दिखाकर और रिमांड मांगे आरोपियों की। यकीनन जो व्हाट्सएप चैट है उसके जरिए बहुत सारी जानकारी वो इकट्ठा कर सकती है। सौरभ, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन एक बार किला कोर्ट के भीतर क्या कुछ हुआ, जो ग्राफिक्स हम चला रहे थे अपने दर्शकों को मैं पढ़कर बताना चाहूंगी कि किस तरह से जो सरकारी पक्ष है यानी कि एनसीबी की ओर से वकील ने अपनी पक्ष रखी और फिर उसके बाद दलील सतीश मानसिंदे की ओर से आर्यन के पक्ष में रखी गई। आप देखिए, एनसीबी ने कहा ड्रग्स मामले में हमारे पास पुख्ता सबूत है, आर्यन के वकील आर्यन को 1 दिन की कस्टडी में भेजा जाए। एनसीबी कहती है सभी आरोपी एक दूसरे के संपर्क में थे। आर्यन के वकील आर्यन की जमानत की सुनवाई हो सके उसका वो पक्ष रखते हैं। एनसीबी कहती है 5 अक्टूबर तक 2 दिन की वो कस्टडी मांगती है। एनसीबी की इस कस्टडी को 1 दिन के लिए आर्यन के वकील सतीश मानसिंदे इसके लिए अग्री करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज रात की बात है, कल दिन भर पूछने के बाद शाम तक उसको छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से जो जमानत पर काफी देर तक सुनवाई हुई लेकिन जमानत मिल नहीं पाई और आखिरकार 1 दिन की एनसीबी की कस्टडी में अगर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 1 दिन की कस्टडी में भेजा जाता है तो इसका मतलब समझिए उनके खिलाफ एनसीबी के पास पुख्ता सबूत हैं। तब उनको, चूंकि शाहरुख खान एक बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान का और यकीनन अगर उनके परिवार में उनके बेटे की वजह से इस तरह की परिस्थिति जन्मी है तो इस बात को समझना होगा कि आखिर किन किन लोगों के संपर्क में आने के बाद ड्रग्स के इस दलदल में फंसे हैं आर्यन। यह अपने आप में बड़ा सवाल है। 23 साल उनकी उम्र है। उनको लेकर शाहरुख खान का लंबा चौड़ा प्लान बॉलीवुड में बड़े तरीके से उनकी एंट्री दिलाने को लेकर, लेकिन फिलहाल सब अभी रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर एक दाग जो लगा है, उनके चुन की गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी अगर एनसीबी के अधिकारी करते हैं तो यह बहुत बड़ा मामला हो जाता है। उनके पास पूरे पुख्ता सबूत है और एनसीबी के अधिकारियों की ओर से ये तमाम बातें कोर्ट के भीतर भी रखी गई। सौरभ वक्तानिया कोर्ट के अंदर लगातार मौजूद थे। सौरभ, मैं फिर से चाहूंगी हमारे दर्शकों को बताइए कि सबसे पहले जब लेकर जाया जाता है आर्यन को और उनके दोनों दोस्तों को, तो कोर्ट के भीतर किस तरह की प्रक्रिया शुरू होती है, एनसीबी के पक्ष में कौन कौन सी बातें कही, जिसके बाद 1 दिन की कस्टडी आर्यन खान की, जो शाहरुख खान के बेटे हैं, एनसीबी को उनकी कस्टडी मिल जाती है।
देखिए चित्रा, एनसीबी ने ये पेश किया है कि ये केस काफी ज्यादा बड़ा है, जो ड्रग्स मिला है वो काफी भारी तादाद में है। जिस तरीके से अरविंद भी बता रहे थे कि अब इसके अंदर जो ड्रग पेडलर्स है उनकी गिरफ्तारी काफी ज्यादा अहम हो जाती है। देखिए जैसे ही ये स्पेशल कोर्ट बैठी इस चौथी मंजिल पर, पहले तो एडवोकेट्स बैठे हुए थे, उसके बाद तीनों आरोपियों को लाया गया और जज का इंतजार किया जा रहा था। उसके कुछ ही देर बाद जो एनसीबी के चीफ है मुंबई के समीर वानखेड़े वहां पर पहुंचे और जब आरोपी वहां पर मौजूद थे, और सबसे अहम बात अगर जो मैं चित्रा बात करूं आर्यन खान की, तो थोड़े डरे हुए लग रहे थे, सहमे हुए लग रहे थे। वो ना किसी से बात कर रहे थे, लेकिन उनके जो एसआरके की जो पूरी टीम थी वो पूरे टाइम उनके साथ मौजूद थे। वो लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, वो उनको समझा रहे थे कि कुछ भी हो हम आपको बचा लेंगे, आपको सेफ कर लेंगे, लेकिन वो काफी डरे हुए थे। जैसे ही कोर्ट के अंदर जज आते हैं, सबसे पहली बात सतीश माने शिंदे ये कहते हैं कि ये जो मेरे क्लाइंट है आर्यन खान, उनसे मुझे मिलने नहीं दिया गया है, आप मुझे 5 मिनट का समय दीजिए, मैं उनको अकेले में मिलना चाहता हूं। इसके बाद जो बाकी के 2 आरोपी है उनके भी एडवोकेट यही कहते हैं कि बाकी हमारे जो क्लाइंट है उनसे भी हम मिले नहीं है, इसलिए हमें 5 मिनट का समय दीजिए, हम उनसे अकेले में 5 मिनट के लिए मिलना चाहते हैं। जज इनको अपोज नहीं करते, जिसके बाद आर्यन खान और सतीश माने शिंदे एडवोकेट उनको मिलते हैं। उसके बाद की जो जिस तरीके से अंदाज था आर्यन खान का, वो बहुत ही बदला हुआ था। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि शायद मैं इस केस से निकल जाऊंगा। देखिए आर्गुमेंट जिस तरीके से एनसीपी ने पेश की, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है। देखिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सौरभ। आप चूंकि कोर्ट के भीतर मौजूद थे, इस वजह से आपकी जानकारी काफी ज्यादा अहम हो जाती है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई, लेकिन ड्रग पैडलर किन किन के वो संपर्क में थे और व्हाट्सएप चैट के आधार पर आगे और किसकी गिरफ्तारी होती है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और उनके दोनों दोस्त एक दिन की एनसीबी कस्टडी में हैं और एनसीबी के दफ्तर में ही आज रात का खाना उनको खाना पड़ेगा। जैसे और जानकारी निकलकर सामने आती है, इस खबर से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश का हम रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी से भी है। लखीमपुर खीरी में उस वक्त बवाल मच गया जब मालूम चला कि कार से कुचलकर 2 किसानों की मौत हो गई है। फिलहाल किसानों की मौत पर मामला बढ़ गया है। सुबह लखीमपुर खीरी जाएंगे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सुबह लखीमपुर खीरी जाएंगे। किसानों की मौत पर बवाल लगातार बढ़ता हुआ और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, यकीनन जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, मंत्री के बेटे की कार से कुचलकर 2 किसानों की मौत और बीकेयू की ओर से ये बातें कही गई हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन को लेकर बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे के ऊपर आरोप लगाया है किसानों ने कि उनकी गाड़ी से किसानों के ऊपर वो गाड़ी चढ़ गई। 3 किसानों की मौत की बात भी कही जा रही है। फिलहाल किसान की मौत को लेकर मामला बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आरोपी की किसानों की मौत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे की कार से हुई है। अब लखीमपुर में हंगामा बरपा हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं और सियासत जोरदार तरीके से हो रही है। पूरा मामला काफी ज्यादा गर्माता हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। आग की इन्हीं लपटों की तरह ही यूपी के लखीमपुर में किसानों का गुस्सा धधक उठा है। 2 साथियों की मौत के बाद किसानों में आक्रोश है और उनका क्रोध हिंसक विरोध में बदल चुका है। दरअसल इस पूरे बवाल के पीछे वजह है कार से कुचलकर किसानों की मौत, जिसका आरोप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर लग रहा है। बताया जा रहा है कि अजय मिश्रा के इलाके में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का दौरा था और अजय मिश्रा के बेटे डिप्टी सीएम की अगवानी के लिए पहुंचे थे। इस बीच रास्ते में किसानों ने आशीष मिश्रा के काफिले का घेराव कर दिया, काले झंडे दिखाए और देखते ही देखते इस विरोध के बीच हंगामा बढ़ गया। आरोप है कि प्रदर्शन के बीच ही कुछ किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया, जिसके बाद लखीमपुर के तिकुनिया इलाके में हिंसा शुरू हो गई। गुस्साए किसानों ने मंत्री के बेटे की गाड़ी समेत 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। मामला किसान आंदोलन से जुड़ा है, लिहाजा किसानों की मौत के बाद अब कई संगठनों ने लखीमपुर पहुंचकर सीधी लड़ाई का ऐलान कर दिया है। लखीमपुर की जो घटना हुई है, वहां से विरोध करके अपने जो किसान थे वे वापसी लौट रहे थे। लौटते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियों से हमला करा गया, फायरिंग करी गई और उसमें अभी तक जो जानकारी है कई लोग उसमें उनकी डेथ हुई। लखीमपुर की घटना को लेकर पूरे इलाके में तनाव है।
बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है। सरकार हालात की गंभीरता को समझ रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से बड़े अधिकारियों को भी मौके पर रवाना कर दिया है। लेकिन किसानों के आंदोलन के बीच हिंसा की इस आग ने यूपी का सियासी ताप बढ़ा दिया है और इस घटना के बाद बीजेपी सरकार विरोधियों के निशाने पर है। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे किसानों को भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद और केंद्रीय मिनिस्टर के बेटे ने कुचला। और उसको किसका असर था? योगी आदित्यनाथ जी के यूपी में अब किसानों को, माताओं बहनों को कुचला जा रहा है, अब उसके साथ साथ किसानों को भी कुचला जा रहा है। मैं समझता हूं और समाजवादी पार्टी ये मानती है कि इसे देश का किसान और हम सभी लोग बहुत मुस्तैदी के साथ किसानों के साथ खड़े हैं। इस तरीके से सांसद के बेटे के काफिले से लोगों को कुचल दिया गया तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्य है। और हालांकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उम्मीद कम है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन हमारी मांग है कि जो दोषी व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उधर किसान नेता कह रहे हैं कि मंत्री के बेटे पर हत्या के मामले में गिरफ्तारी से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं। और ये जो मंत्री है अजय मिश्रा, इसने पहले भी एक दिन किसानों को धमकी दी थी, सरेआम स्टेज से धमकी दी थी, तुरंत इनको अरेस्ट करें, इनको गिरफ्तार करें। अजय मिश्रा को, उसके बेटे मोनू मिश्रा को और उनके जो साथी वहां पे थे, जिन्होंने वहां पे गाड़ियां चढ़ाई और भारी फायरिंग की, गोलियां चलाई, इनको तुरंत गिरफ्तार करें। 302 का मुकदमा इनके ऊपर तुरंत दर्ज करके इनको अरेस्ट करें। साफ है कि किसान आंदोलन के बीच शांत यूपी को लखीमपुर की घटना ने अशांत कर दिया है। इस पर हंगामा और बढ़ने के आसार हैं। सीधे लखीमपुर खीरी का रुख करेंगे। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष, यकीनन बेहद गंभीर ये पूरा का पूरा मामला, अभी वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? किसानों की क्या मांग है? सरकार की ओर से जो नुमाइंदे वहां पर पहुंचने वाले थे, क्या वो पहुंच चुके हैं? किस तरह से किसानों को समझाया जा रहा है? आगे क्या होगा पूरे मामले पर? क्या देख रहे हैं आप अपने आसपास? देखिए चित्रा, जो किसानों की जो आक्रोश है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हालत इतनी कहा जाए कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को विशेष विमान से यहां लखीमपुर भेजा गया। वो किसानों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह भी यहां पे पहुंची हुई हैं। आसपास के जिलों की फोर्स को भी बुला लिया गया है, अलर्ट किया गया है। यानी कि कल से इस घटना को लेकर के कल सुबह जब होगी, अखिलेश यादव यहां पहुंचेंगे, प्रियंका गांधी यहां पहुंचेंगी, जिस तरीके से किसान नेता राकेश टिकैत यहां पहुंच रहे हैं, तो इस पूरी घटना को लेकर उत्तर प्रदेश अशांत हो चुका है। जो राजनीतिक तपिश है वो तापमान बढ़ने वाला है। घटना की बात करें तो अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है कि इस पूरे मामले को लेकर किसानों की मांग है कि इस मामले में अजय मिश्रा के बेटे के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज हो और इसके साथ ही जो भी आरोपी उसमें शामिल थे, उसके काफिले में शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के किसान अड़े हुए हैं। जो किसान नेता हैं उनकी सीधे से यही मांग है। हालांकि अभी स्थिति यूं कहा जाए कि नियंत्रण में जरूर दिख रही है, लेकिन भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कल सुबह जब होगी तब शायद स्थिति बहुत ज्यादा साफ होगी कि किसानों के ऊपर प्रशासनिक अमला कितना उनको समझा बुझा पाया रात भर में और कितना वो उन प्रशासन की बात को समझ पाए हैं। जी चित्रा, 2 किसानों की मौत हो गई और इस तरह की भी शुरुआती जानकारी आई थी कि जो ड्राइव कर रहा था, क्या उसकी भी जान गई है? इस बारे में कोई भी जानकारी आपको मिली है संतोष? देखिए अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि 2 किसानों की मौत हुई है। सबसे बड़ी बात, ना तो इस पूरे मामले पर लखीमपुर प्रशासन की तरफ से और ना ही लखनऊ प्रशासन की तरफ से, लखनऊ में शासन में बैठे जो आला अधिकारी हैं वो तक इस पूरी घटना को लेकर के बता नहीं पा रहे हैं, सामने नहीं आ पा रहे। कोई वक्तव्य अभी तक अधिकृत तौर पर ये नहीं हम कह सकते हैं कि ये प्रशासनिक या शासन के स्तर पर ये जानकारी दी गई कि क्या घटनाक्रम हुआ है, कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग घायल हुए हैं। लेकिन इस बाबत हमने एडीजी जोन जो लखनऊ है एसएन साबत, उनसे बात की तो उन्होंने 2 लोगों के मौत होने की पुष्टि की है, लेकिन 3 से 4 लोग अभी घायल हुए हैं। ये लेकिन कौन है इस बात अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 24 घंटे पहले ही चित्रा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के पेच कसे थे कि किसी भी घटना की समुचित जानकारी तुरंत दे दी जाए, वो 24 घंटे में ही वो आदेश मुख्यमंत्री का दम तोड़ गया। और अभी तक इस पूरी घटना को लेकर अगर यूं कहा जाए कि अधिकृत जानकारी
नहीं मिल पा रही है कि कुल कितने किसानों की मौत हुई है। किसानों की हिंसा में क्या 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई है? कि कोई 3 से देखिए, अभी तक वही मैं कह रहा था कि अभी तक इस पूरे मामले में कौन किसकी मौत हुई है, कितने लोग घायल हैं, किस पक्ष के ज्यादा लोग घायल हैं, कौन कहां पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, इस बारे में प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी नहीं मुहैया कराई गई है। यही एक सबसे बड़ी बात है कि जब कंफ्यूजन होता है किसी घटना को लेकर, उसकी कार्रवाई को लेकर, तभी जो खबरें आती हैं वो सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मिल पा रही है कि कोई कह रहा है 3 से 4 लोगों की मौत हुई है, 7 से 8 लोग घायल हुए हैं, कोई 15 लोग घायल हुए, लेकिन प्रशासनिक अमले की तरफ से अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन लखीमपुर जिला अस्पताल में 7 से 8 किसान अभी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। जी ठीक है, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, लखीमपुर खीरी का ये मामला जो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद गंभीर ये मामला, आपको बताते चले कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी, अब आगे क्या होगा, सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाएंगे, किसानों का क्या रुख होगा। अखिलेश यादव का लखीमपुर खीरी पहुंचने वाले हैं। प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। मंत्री के बेटे की कार से कुचलकर 2 किसानों की मौत के बाद जो हिंसा भड़की, उसमें 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी मौत हो गई, यानी कि कुल 6 लोगों की जान चली गई है। अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा का पूरा मामला अब आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ अति संवेदनशील ये मामला है। संतोष, अब सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि कैसे किसान और सरकार के बीच बीते 1 सालों से, जब से 3 कृषि बिल पास हुए उसके बाद से तनातनी जारी है अलग अलग बॉर्डर पर, लेकिन ये जो मामला सामने आया है वो अपने आप में बेहद गंभीर हो जाता है। अब तक कुल 6 लोगों की जान गई है, जिसमें से 2 किसान बताए जा रहे हैं, और उसके बाद जो हिंसा भड़की। राकेश टिकैत हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। राकेश टिकैत जी, क्या आप मौके पर पहुंचे? 2 किसानों की जान गई है जी। 4 की गई थी जान, 4 किसानों की मौत हुई है, 10 से ज्यादा घायल है, गोलियां लगी हुई है और हॉस्पिटल में लोग। गोलियां लगी हुई हैं आप बता रहे हैं? हाँ, गोलियां लगी है। हुआ क्या था, इस बारे में क्या जानकारी देंगे आप हमें? जैसे विरोध कर रहे हैं, वहाँ किसान मंत्री का विरोध कर रहे थे, काला झंडा अपना दिखा रहे थे। एक मंत्री है टोनी, गृह राज्य मंत्री, उसके बेटे ने 3 गाड़ियों में आया और उन्होंने वहाँ पे जो किसान थे उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई। ये हुआ। अब आप लोग क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में, क्या होना चाहिए? चाहते हैं कि भाई इसकी जांच हो पूरी, क्योंकि कई मंत्री बयान दे रहे थे कि हमें काले झंडे, उसका लड़का बयान दे रहा था कि हम सबक सिखाएंगे इनको। एक विरोध प्रदर्शन है, कोई कर रहा तो प्रदर्शनकारी पर गाड़ियां नहीं चढ़ती, कोई चाइना नहीं है ये। अब प्रदर्शन करने वालों को आप गाड़ी चढ़ा दो अगर वो कर दोगे। किसानों की मौत के बाद जो हिंसा भड़की, उसमें 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई है। हिंसा तो नहीं हुई, वो गाड़ी में थे, गाड़ी पलटने से जो गाड़ी में लटक रहे थे बराबर में, उनकी हुई। हिंसा से नहीं किसी का डंडा लगा, किसान की तरफ से कोई डंडा पत्थरबाजी नहीं हुई। किसान ने जो लोग पकड़े, जो गाड़ियों में थे, उनसे पूछताछ करी पब्लिक ने, किसान ने, और वहाँ के पुलिस फोर्स ने फिर उनके पूरे बयान दर्ज करके उनको पुलिस को सौंप दिया। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई, बस फूंक दिए गए, जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जब वहाँ पे कोई घटना होगी, जिन गाड़ियों से एक्सीडेंट हुआ, जिन गाड़ियों से एक्सीडेंट हुआ है, तो पब्लिक है वो कर सकती है। राकेश टिकैत जी, आप बता रहे हैं कि जिस गाड़ी से किसानों की जान गई है, उस गाड़ी में सवार जो 4 लोग थे उनकी जान गई है, उनकी मौत हो गई है। उनकी पलटने से, गाड़ी पलटने से मौत हो गई है। गाड़ी पलटने से। तो वही गाड़ी आप लोग जो आपने बताया जी। अजय मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय जी, सीधे आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं, क्या बोलेंगे आप? जिस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई है, आरोप लगा रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। सारे वीडियो बने हुए हैं, सारी रिकॉर्डिंग है। उन्होंने जिस तरह से गाड़ियों पर पथराव किया, शांतिपूर्ण तरीके से कार्यकर्ता हमारे मुख्य अतिथि जी को रिसीव करने जा रहे थे, रास्ते में पहले उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन की बात की थी, वहाँ पर गाड़ियों पर पथराव किया, गाड़ी से खींच करके कार्यकर्ताओं को लाठी डंडों और तलवारों से मारा है।
जिसके वीडियो हैं और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। उसके बाद इन्होंने धक्का दिया, उसकी भी आवाज है, वीडियो है कि गाड़ी को धक्का दे करके खाई में गिराया है, फिर दोनों गाड़ियों को जलाया है। उसके साथ साथ 7-8 गाड़ियों में और तोड़फोड़ की है। 4 लोग हमारे मरे हैं, जिसमें 3 हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और एक मेरी गाड़ी का ड्राइवर। मेरी गाड़ी को भी फूंका है, हमारे कार्यकर्ताओं की गाड़ी को भी फूंका है और इस तरह से अराजकता फैलाने का काम किया गया है। किसानों के आंदोलन में कोई ऐसे व्यक्ति जरूर निश्चित रूप से अराजक तत्व घुस गए जो शांतिपूर्ण आंदोलन में हिंसा फैलाने का प्रयास कर रहे थे और उन्होंने इस तरह की घटना का अंजाम दिया है और दुखद है। हमारे कार्यकर्ताओं की बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है। मैं इस समय बहुत व्यथित हूँ। 4 किसानों की भी जान चली गई है। हमारे साथ राकेश टिकैत जी क्या फोन लाइन पर बने हुए हैं? उसमें राकेश टिकैत जी, सीधे अजय मिश्रा जी आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप अपनी बात करें। शर्म आनी चाहिए देश के होम मिनिस्टर को कि अपने क्षेत्र में इस तरह का व्यवहार ये करवाते हैं। इनका 10 दिन पहले का वीडियो है। इन्होंने कहा कि काले झंडे को दिखाएगा, मैं इन किसानों को देखूंगा। होम मिनिस्टर को सीधे शोभा नहीं देती। ऊपरले वालों ने तुम्हें पद दिया है, गृह मंत्री बनाया है आपको जनता ने, आप इनको भिड़वाने का उसका काम करते हो। आप देश का भी नुकसान कर रहे हैं। इस्तीफा दे देना चाहिए, आपको घटना चाहिए। होम मिनिस्टर बन गए हो, सारी रिकॉर्डिंग है। मंत्री जी सुन रहे, ये विरोध मार रहे थे, आप बहुत अच्छे तरह से आंदोलन चला रहे थे। अराजक पक्षों को शामिल हो मत करिए। सरकार में शामिल हो, मैं आपको वीडियो भेजूंगा गाड़ी लेके, आपके नंबर में अभी वीडियो भेज रहा हूँ, आप देख लीजिए। आप जो फैसला करेंगे, ये कह रहा है कि आपका बेटा गाड़ी लेके किसानों के ऊपर चढ़ाएगा। हम लोगों ने तो ठीक है राकेश जी। अजय मिश्रा जी, राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि गाड़ी को जानबूझकर किसानों के ऊपर चढ़ाया गया। अरे आप एक बात देखिए, किसानों को वो लोग खींच करके मार रहे हैं। पथराव किया गाड़ी पर और एक नहीं 10 गाड़ियों को तोड़ा है, 10 गाड़ियों को तोड़ा है, 2 गाड़ियों को जलाया है और खींच करके मारा है। लाठी डंडों और तलवारों से मारा है। ठीक है, बारी बारी से राकेश जी इनका जवाब सुन लो। मैं फौरन आपके पास टिकैत साहब आती हूँ। एक बार बात हो जाए जी, प्लीज बोलिए। मेरे पास ऐसा भी है जिसमें वो लोग ये कहलाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम कहो कि उन्होंने तुमको भेजा है, तो वो कह रहा है कि नहीं उन्होंने हमको नहीं भेजा है, हम रिसीव करने जा रहे थे, हमारे हमको किसी ने कुछ नहीं कहा है। वो वीडियो है, उसकी भी हत्या कर दी गई है। उसका हत्या के पूर्व का ये बयान है, उसका भी वीडियो है। राकेश टिकैत जी, मतलब बिहार से बच्चों को जाके, इलाहाबाद से बच्चों को जाके, बाहर के बालकों को जाके उनको खनन में तुम्हें काम दिलवाएंगे, जाकर उनको हादसे करवाते हो इस तरह के। इनको शर्म आनी चाहिए। इनको इनका तो इस्तीफा देना चाहिए इनको नैतिकता के आधार पे। अजय मिश्रा जी, चलिए अजय मिश्रा जी तक राकेश टिकैत जी, लेकिन अब सच्चाई क्या है? यकीनन ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। भाई सच्चाई ये है कि गृह मंत्री इसका विरोध कर रहे हैं वहाँ पे। इसका बेटे का क्या मतलब है वहाँ पे? इसका बेटा फायरिंग करेगा? वो कह रहे हैं कि किसानों ने गाड़ियों पर पथराव किया जो वहाँ पर हंगामा कर रहे थे। गाड़ी वहाँ पे क्या लेने गई थी? गाड़ी जब वहाँ विरोध कर रहे थे, हेलीपैड से मंत्री जी कोई नहीं आ रहे, इनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। इन्होंने अपने प्रोग्राम कैंसिल कर लिए, वहाँ कोई नहीं जा रहा। उसके बाद में इनके परिवार के बच्चे क्या लेने गए वहाँ पे? उनके भी कार्यकर्ताओं की जान चली गई, जिसका वो जिक्र कर रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ता किसी का भी है, किसी की जान गई, पूर्ण रूप से दुखद घटना है। वे सब परिवार के लोग होते हैं, जिसका भी लगता है दुखद घटना है। हमें कोई नहीं, 8 लोगों की डेथ हुई है उसमें, तो ये पूरी गलत चीजें हैं, नहीं होनी चाहिए। आप लोग क्या करेंगे अब? राकेश टिकैत जी, आप लोग क्या करेंगे, क्या चाहते हैं आप लोग? अभी वो रास्ते में है, काफी लोग मिल गए तो वो अभी बात नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए राकेश टिकैत, ठीक है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़े हुए थे। अजय मिश्रा जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी ओर से आरोप प्रत्यारोप का ये दौर जारी है, लेकिन यकीनन लखीमपुर खीरी में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अब हालात को काबू में करने के लिए सरकार की ओर से किस तरह की कोशिशें की जाती हैं ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आपको बताते चले, जैसा कि राकेश टिकैत ने बताया है कि 4 किसानों की जान चली गई, तो अजय मिश्रा की ओर से बताया गया है कि 3 बीजेपी कार्यकर्ता और 1 उनके ड्राइवर की जान चली गई। दोनों ही ओर से एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का ये कहना है कि दरअसल किसानों की ओर से पहले पथराव किया गया और उसके बाद कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई। तो किसानों का ये कहना है कि दरअसल उनके बेटे की ओर से गाड़ी चढ़ा दी गई। अब सच्चाई इस पूरे मामले में क्या है वो सामने आना ही चाहिए, लेकिन लखीमपुर खीरी में स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। अब उसको काबू में करने के लिए किस तरह के प्रयास या कोशिशें होंगी, ये महत्वपूर्ण होगा। जैसे और जानकारी निकलकर सामने आती है आप तक हम पहुंचाएंगे।